यह एक डिटेल्ड कोर्स होगा जो बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेगा और यह पूरी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। आज के समय में एक ऐसी सीरीज मिलना जिसमें बेसिक से एडवांस तक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक जगह पर सिखाई जाए काफी रेयर है। और जो सिंपल लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, जो आप सबको पसंद है, उसी तरह से यह कोर्स भी रहेगा। यह कोर्स टोटल 30 वीडियोस का होगा और इन सबको एक सीरियलाइज्ड प्लेलिस्ट के रूप में आपको दिया जाएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीख सकें। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स का कोई फीस नहीं है। बिल्कुल फ्री में यह पूरा कोर्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन यह फ्री नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं और पहला एपिसोड देखते हैं। कोर्स के पहले एपिसोड में हम लोग जानेंगे प्राइस एक्शन के बेसिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले टॉपिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों इसे फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब हम इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे तो हमारे लिए यह डिसीजन लेना आसान होगा कि हमारे लिए प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में समझते हैं। प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखो, प्राइस का मतलब तो आप सब जानते हैं। प्राइस का मतलब दाम होता है, मूल्य होता है, और एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि प्राइस के उतार चढ़ाव को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के पीछे एक फंडामेंटल बिलीफ है कि प्राइस नेवर लाइज, प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए चार्ट्स पर कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स नहीं करते हैं। वे सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस बनाते हैं कि कब उसे ट्रेड में एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। टेक्निकल एनालिसिस करने का दो तरीका से ट्रेडिंग होता है। पहला, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना, और दूसरा, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है। इनके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, एक बहुत फेमस लाइन है, भाव भगवान 6, जिसका मतलब होता है कि प्राइस इज सुप्रीम। अगर आप पहले इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते थे तो आपको पता होता था कि यहां पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और यहां पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो आपको एंट्री एग्जिट स्क्रीन पर दिखता था। लेकिन जब आप नेकेड चार्ट्स देखेंगे तो आपको शुरू शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़े से समय बीतने के बाद जब आप 5 वीडियो इस सीरीज के देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बेसिकली चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेड में एंट्री लेते हैं। यह पैटर्न्स अक्सर मार्केट में बहुत बार बनते हैं, जिससे ट्रेडर्स उन चार्ट पैटर्न्स को ढूंढकर उसे ट्रेड करते हैं। मैं एक गांव का लड़का हूं और मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं। जब मेरा घर बन रहा था तो मैं एक चीज नोटिस किया। सीमेंट का रेट हमेशा अलग अलग सीजन में जब हम दुकान जाते थे तो कभी ऊपर रहता था, कभी नीचे रहता था। तो हमें पता चला कि सीमेंट का भाव समर सीजन में, जब गर्मी रहती है, उस समय 400 रुपए पर पैकेट होता है। लेकिन वही चीज जब आप रेनी सीजन में खरीदने जाएंगे तो आपको यह पैकेट 350 रुपए का पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को समझकर हम रेनी सीजन में ही सीमेंट को खरीद कर रख लें और फिर नेक्स्ट सीजन जब बारिश खत्म होगी तब हम कंस्ट्रक्शन में इसे इस्तेमाल करें तो हमें 50 रुपए पर पैकेट का फायदा होगा। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे मेरे पिताजी ने समझा और इसका फायदा उठाया। मेरे घर बनने से पहले ही बहुत सारे सीमेंट के बोरी रेनी सीजन में खरीदकर मेरे पिताजी ने रख दिए थे, और जब कंस्ट्रक्शन की बारी आई, रेनी सीजन खत्म होने के बाद, तो उस समय इस सीमेंट का भाव 400 हो चुका था। अब मेरे पिताजी ट्रेडर तो नहीं थे। अगर मेरे पिताजी उस समय जाकर बेच देते तो हमें 50 रुपए पर पैकेट का मुनाफा होता। क्योंकि हमें घर बनाना था तो हमने कम दाम में इस सीमेंट को खरीदकर अपना घर बनाया। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ऐसा प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों हुआ। ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड का खेल है। रेनी सीजन में क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम होते हैं तो डिमांड घट जाने के कारण प्राइस भी कम हो जाता है। लेकिन जब रेनी सीजन खत्म होता है, विंटर सीजन या फिर समर सीजन में, तो उस समय सब लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। इस कारण सीमेंट का रेट बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है। वापस हम टॉपिक पर आते हैं। के कारण प्राइस भी कम हो जाता है। लेकिन जब रेनी सीजन खत्म होता है, विंटर सीजन या फिर समर सीजन में, तो उस समय सब लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। इस कारण सीमेंट का रेट बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है। वापस हम टॉपिक पर आते हैं। आपको 2 चार्ट्स दिख रहे होंगे।
पहले चार्ट है एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड का, जो कि इंडिकेटर को देखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं। और दूसरे चार्ट है एक प्राइस एक्शन ट्रेड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करता है और उसी में प्राइस के बिहेवियर को एनालाइज करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट डिसीजन बनाते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इंडिकेटर को समझने से पहले आप प्राइस एक्शन को समझें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम दिन में आधा घंटा से 1 घंटा चार्ट्स पर दें, ताकि आप चार्ट्स के साथ फैमिलियर हो पाए। हाँ, धीरे धीरे समझ आएगा, बट इतना कंफर्म है कि आप धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत मदद करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या हमें इंडिकेटर बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। इंडिकेटर के ऊपर फुली डिपेंडेंट होकर बाय सेल डिसीजंस नहीं बनाना है। हमारे सारे ट्रेडिंग डिसीजंस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के एनालिसिस पर ही होगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम अन्य टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर है, आप जिसे समझते हैं अच्छे से, उसे आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप मूविंग एवरेज को यूज करें, सुपर ट्रेड को यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे MACD, ADX, ऑस्किलेटर। मैं कंफर्मेशन के लिए 9 EMI को यूज करता हूं। अब हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन में डाटा रियल टाइम में दिखता है, जिस कारण मार्केट में आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप पहले मार्केट में एक्यूरेटली एंटर करेंगे। लेकिन वही अगर आप इंडिकेटर यूज करते तो आपको पता है कि ज्यादातर ट्रेडिंग इंडिकेटर लेगिंग होते हैं, यानी कि वह पास्ट के प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर ड्राइव करके थोड़ी देर बाद सिग्नल देते हैं, जिस कारण आप ट्रेड में लेट हो जाते हो और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो पाता है। अभी हो सकता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या है पता नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम इन सब को भी कवर करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड और ट्रेड। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के मुकाबले यहां ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान है, क्योंकि यहां सिर्फ आप प्राइस के डाटा को देखते हैं। लेकिन जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो वहां अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर को एनालाइज करेंगे, जिस कारण ट्रेडिंग डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। और जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा आपको आसान कुछ लगेगा ही नहीं। इसीलिए इस सीरीज के अगले 5 वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रूवन है कि ये काम करता है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स सालों से बैक टेस्ट हो रही है। लेकिन एक शर्त है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो वहां मैनिपुलेशन बहुत होने के कारण इनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन वही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जब आप शिफ्ट करते हैं और वहां प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वहां पर लगभग 80 से 90% एक्यूरेसी होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेड में एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की तरह सभी अलग अलग इंडिकेटर पर ध्यान लगाना नहीं पड़ता। यहां सिर्फ कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स को देखकर ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं, जिसमें हमारा मदद करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसे सीखने के बाद हम कह सकते हैं कि हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है। सबसे पहले है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो में हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि वहां इसकी मदद लगेगी। तभी हम लाइव आपको दिखा सकेंगे कि कैसे मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना है, चाहे हम कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी बताएं। वहां पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत होने ही वाली है। इसीलिए ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना, अच्छे से समझना। और जिनके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ अच्छी होती है, उनकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को, क्योंकि यही पैटर्न्स हमें बताती है कि मार्केट में कब एंट्री और एग्जिट करना है। और चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने के लिए जब हम ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उस समय कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडलस्टिक हमें क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि हर एक कैंडलस्टिक उस समय हो रही मार्केट की सिचुएशन को बताती है। अगली कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन है। आपने एक कहावत सुना होगा, स्टॉक मार्केट में बहुत ही फेमस है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड के साथ हैं तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अपोजिट में हैं तो आप बहुत पैसा लॉस करेंगे।
इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे हम सही ट्रेंड को पहचान सकते हैं और ट्रेंड की दिशा में ट्रेंड के साथ चलकर हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सो इनको सही से जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट के कौन कौन से फेज होते हैं। जिस तरह हमारे जीवन का भी एक फेज होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस तरह मार्केट का भी एक फेज होता है, जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। इन सभी फेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद ट्रेंड लाइन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक सेकंड एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेयर बाजार में एक बहुत फेमस कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो आप बहुत पैसा लूज करेंगे। और हम यहां पैसा बनाने के लिए आए हैं, जिस कारण हमारे लिए ट्रेंड लाइन को समझना और अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, पहला, ट्रेंड लाइन क्या है। दूसरा, ट्रेंड लाइन को चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तीसरा, चार्ट्स पर ड्रॉ करके कैसे ट्रेड में एंटर और एग्जिट करते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इसलिए अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको ट्रेंड लाइन के बारे में वह सब कुछ पता होगा जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि इस सीरीज की आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस ना हो पाएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट्स पर 3 या 3 से अधिक स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर खींचते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको मार्केट का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट के 3 फेज होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत होती है। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत होती है। प्राइस अगर हायर हाई और हायर लो स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, और इसका जस्ट ऑन पोजिट अगर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो हम इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हम अप ट्रेंड के उदाहरण में देखते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले हमें यहां पर स्विंग को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे इन सभी स्विंग को मिलाते हुए। अगर चार्ट्स में 3 स्विंग पॉइंट्स एक सीधी लाइन में टच करती हैं तो उसे हम एक स्ट्रांग ट्रेंड लाइन कहेंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेंड लाइन में भले ही लाइन शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन ट्रेंड लाइन में कोई सिंगल लाइन नहीं होती, बल्कि यह एक एरिया या फिर जोन की तरह काम करती है। इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। यह चार्ट टाटा केमिकल का 1 डे टाइम फ्रेम में है। प्राइस यहां पर अब ट्रेंड में है, इसलिए हम चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन चार्ट के नीचे ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन 3 स्विंग्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पर स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर लाइन की जगह एक जोन ड्रॉ करेंगे। यह जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर बायर्स बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिस कारण यह ट्रेंड लाइन एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां प्राइस हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रही है, इसलिए हमें पहले 3 स्विंग्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है कि सभी स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली कैंडल पर टच नहीं हो रहे हैं। कभी कैंडल की बॉडी टच हो रही है तो कभी कैंडल की वीक टच हो रही है। इसलिए यहां हम सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक जोन ड्रॉ करेंगे ताकि ये सभी स्विंग लो जोन से परफेक्टली टच हो जाएं। 3 टच के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जब भी नेक्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन जोन पर आई है तो यहां से बाउंस बैक होकर ऊपर गई है। तो ये होता है चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस। और क्योंकि ये अब ट्रेंड में है, जब ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है। इसलिए बायर्स अधिक से अधिक क्वांटिटी के साथ यहां ट्रेड में एंट्री लेते हैं और प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए समझते हैं। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं
तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए समझते हैं। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं। चार्ट के ऊपर बनने वाले लोअर हाई स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके पहले 3 स्विंग्स को एक लाइन में मिलाकर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। यह लाइन चार्ट्स पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जिस कारण जब प्राइस इस एरिया में आती है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स जब ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंटर करते हैं तो प्राइस वहां से वापस नीचे की तरफ आने लगती है। इस लाइन को भी हम एक जोन की तरह ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, प्राइस कभी भी परफेक्टली एक लाइन को टच नहीं करती। सेलर्स भी कोई एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट पर एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि जब प्राइस उनके जोन या एरिया में आती है तब एंट्री लेते हैं। इसे हम लाइव चार्ट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट कोल इंडिया का 1 मिनट टाइम फ्रेम में 16 अक्टूबर का है। प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहां ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, लेकिन आपको पता है कि इस लाइन पर पहले वाले स्विंग्स परफेक्टली फिट नहीं हो रहे हैं, जिस कारण हम यहां एक जोन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जोन को ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस जोन में आती है तब हमें प्राइस नीचे की तरफ जाती हुई दिखती है, क्योंकि ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस जोन के पास या इस जोन में आती है, बायर्स अपनी ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस तेजी से नीचे की तरफ निकल जाती है। अब यह तो हुआ कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, इसे भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को देखें तो पिछले दिन एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। इसके बाद जो चार्ट पर हुआ वह किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस मामले में हमने पहली, दूसरी और तीसरी स्विंग को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और देखा कि चौथे पॉइंट पर जब प्राइस इस लेवल पर आई तो हमें एक महत्वपूर्ण प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि अगर आप गौर करें तो प्राइस हायर हाई नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब यह था कि यहां सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 5 बार परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, लेकिन छठे बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर गई। यह होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको बड़े टारगेट्स मिलते हैं और रिस्क छोटा रहता है। उसी चार्ट में अगर हम आगे देखें तो 12:30 के आसपास प्राइस एक बार फिर ऊपर जाती दिखी, लेकिन अब यह ट्रेंड कमजोर हो चुका था। इस समय हम फिर से पहले 3 स्विंग्स को जोड़कर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। चौथी बार जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमें एक बड़ी डाउनसाइड मूव देखने को मिली। अब इसी अवधारणा को अपर ट्रेंड में समझते हैं। जब प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रही होती है तो हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले 4 टच में प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, लेकिन 5वें टच में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और फिर एक ऊपर की ओर रैली शुरू हो गई। यदि आप सही तरीके से ट्रेंड लाइन को चार्ट पर ड्रा करते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडिंग को ट्रेड करते हैं तो कम रिस्क में अच्छे रिवॉर्ड पाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस इन ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है तब क्या होता है। इतना सीखने के बाद अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लेकिन हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना काफी नहीं है। हमें कंफर्मेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न का भी ध्यान रखना होगा। ये चीजें आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा देती हैं और यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। सबसे पहले जब आप ट्रेंड लाइन के साथ काम कर रहे होते हैं तो 3 स्विंग लो या हाई को जोड़ते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे ही प्राइस चौथी बार उस ट्रेंड लाइन के पास आती है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है जिसमें बायर्स का डोमिनेंस दिखे। यह कैंडल पूरी तरह से फॉर्म होकर क्लोज होनी चाहिए। जब यह कैंडल क्लोज होती है तब हमें उस कैंडल के हाई को मार्क करना होता है। जब अगली कैंडल उस मार्क किए हुए हाई के ऊपर क्रॉस करती है तभी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए।
स्टॉप लॉस को हम वर्तमान स्विंग लो के नीचे रखेंगे और टारगेट के लिए चार्ट के ऊपरी स्विंग को मिलाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचेगी तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना होगा। यदि आप इस सेटअप को बड़े टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या 1 दिन के चार्ट पर करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे सेटअप्स अक्सर मिल सकते हैं यदि आप स्टॉक्स में सही पैटर्न्स को ढूंढते रहें। हाल ही में हमने टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड में इसी सेटअप का उपयोग किया था। सबसे पहले हमने चार्ट पर 3 स्विंग लो को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। जब प्राइस चौथी बार ट्रेंड लाइन पर पहुंची तो हमने वेट किया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले जिसमें बायर्स का डोमिनेंस हो। जैसे ही वह कैंडल बनी हमने उसे मार्क किया और अगले दिन जब प्राइस उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर गई तब हमने ट्रेड में एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे था और टारगेट अपर ट्रेंड लाइन पर सेट किया गया था। हमने 9 अक्टूबर को एंट्री की थी और 16 अक्टूबर तक हम अपने टारगेट के बहुत करीब थे। उम्मीद है कि अगले दिन हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इस तरह के सेटअप से कम रिस्क में अच्छे रिवॉर्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है और सही प्लानिंग के साथ यह एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। हमने अब तक यह सीखा कि अपर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करें और ट्रेड में एंट्री व एग्जिट कैसे करें। अब उसी प्रकार से हम डाउन ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करना सीखेंगे। मैंने पहले कॉल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है यह बताया था। अब उसी चार्ट में ट्रेड में एंट्री और एग्जिट को समझेंगे। चूंकि यहां चार्ट डाउन ट्रेंड में है इसीलिए हम चार्ट के ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यह अपर ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ट्रेड में एंट्री के लिए संकेत देती है। सबसे पहले 3 स्विंग पॉइंट्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। जब चौथी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तब हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखाई देती। हालांकि प्राइस की क्लोजिंग नीचे की ओर हो रही है जिससे हमें एक बेयरिश संकेत मिलता है। अगर हम इन 3 कैंडल्स को एक साथ देखें तो यह हमें एक बेयरिश कैंडल पैटर्न जैसा दिखेगा। हालांकि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंड लाइन के पास सेलर्स का डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें इन 3 कैंडल्स के सबसे निचले लो को मार्क करना है और जब प्राइस इस लो को ब्रेक करती है तब हमें डाउन ट्रेंड की दिशा में एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस उस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा जहां से प्राइस ने रिवर्सल किया था। टारगेट के लिए हम सबसे नीचे के 3 स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना है। अब आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेंड लाइन का उपयोग करके एंट्री और एग्जिट करना सीख लिया है। अब बात करते हैं कि अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और आपने पहले 3 स्विंग लो पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। चौथी बार प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वह ऊपर की तरफ बाउंस करती है, लेकिन 5वीं बार जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोज होती है। यह हमारे लिए एक सिग्नल है कि प्राइस नीचे की तरफ तेजी से जा सकती है। हालांकि हमें अभी भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि हमें कंफर्मेशन न मिल जाए। उस कैंडल के लो को मार्क करें जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। जब अगली कैंडल उस लो को ब्रेक करती है तब हमें डाउनसाइड की ओर एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा और टारगेट के लिए हम पिछले स्विंग लो को चुनेंगे। यदि हमें कोई स्पष्ट स्विंग लो नहीं मिलता है तो हम 1 से 2 या 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करके एक फिक्स टारगेट सेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। सर, जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे नुकसान हो जाता है। मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, 50,000 रुपये का नुकसान हो गया और यहां तक कि 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया। मैंने तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं, फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आप सभी ट्रेडर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पेन और कॉपी के साथ देखें। मेरा वादा है कि आपकी 100 ट्रेड्स में से 80 से ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। ये सभी नुकसान आपकी आम गलतियों की वजह से हो रहे हैं। आप चार्ट्स पर हैमर कैंडल देखते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए बाय कर लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। मैं आपके भले के लिए बता दूं कि जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई और डिमांड जोन को नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक आप कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक फॉर्मेशन को समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है।
अगर आपने कभी गूगल पर किसी स्टॉक के बारे में सर्च किया है तो आपको एक ग्राफ दिखा होगा जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। यह लाइन ग्राफ हमेशा अधूरी जानकारी देता है, जिसके कारण हम कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक हमें उस समय हो रहे मार्केट के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी देता है। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस शुरुआती लेवल पर 10 रुपये था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और 5 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा और 25 रुपये तक चला गया। कुछ समय बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरा और 20 रुपये पर आकर बंद हो गया। कैंडलस्टिक हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक कैंडल का विक और दूसरा कैंडल की बॉडी। कैंडल का विक हमें बताता है कि प्राइस एक विशेष समय अवधि में कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया। इस एग्जाम्पल में विक का निचला लेवल 5 रुपये पर होगा और ऊपरी लेवल 25 रुपये पर। निचले लेवल को हम लो कहते हैं और ऊपरी लेवल को हाई कहते हैं। कैंडल की बॉडी हमें यह जानकारी देती है कि उस विशेष समय में प्राइस कहां से शुरू हुई थी और कहां जाकर बंद हुई। इस एग्जाम्पल में प्राइस 10 रुपये से शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, यानी 10 और 20 रुपये के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। प्राइस जहां से शुरू हुई थी उसे हम ओपन कहते हैं और प्राइस जहां पर बंद हुई उसे क्लोज कहते हैं। अब हमारे पास कैंडल की संरचना तैयार हो गई है। आपको पता होगा कि कैंडल दो रंगों की होती है, एक हरा और एक लाल। जब किसी कैंडल की प्राइस कम रुपए में शुरू हुई हो और ज्यादा रुपए में बंद हुई हो तो उस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होता है, लेकिन अगर किसी स्टॉक की प्राइस ज्यादा में शुरू हुई हो और कम में जाकर बंद हुई हो तो उस कैंडल की बॉडी का रंग लाल होता है। इस एग्जाम्पल में स्टॉक की प्राइस 10 रुपये में शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, इसलिए इस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होगा। एक कैंडल्स दो टाइप के होते हैं, पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बियरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन होता है। यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है बियरिश वॉर कैंडल। बियरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। यह कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहां से और नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल हैं, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स और तीसरा है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। जैसा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है, इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी और टोटल 7 मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है बुलिश मरुबोजू, बेरिश मरुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और दोजी। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको इस टॉपिक पर फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसे कि हमने आपको बताया कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर भी ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत नजदीक होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है। इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है कि अब इस कैंडल के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, यानी कि यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब जानते हैं कि अगर आपको चार्ट्स पर मारुबोजू कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा होता है।
सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेड करना ये ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो ये हमारे लिए ट्रेड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस कैंडल के लिए यह इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहां से अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह चार्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, यानी कि TCPL का एक दिन के टाइम फ्रेम में है। चार्ट में पिछली कीमत एक दिन के टाइम फ्रेम में है। एक्शन के हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले तो प्राइस नीचे की तरफ आई है इस सपोर्ट लेवल पर। इस लेवल पर आकर प्राइस थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वापस नीचे आने लगती है। कुछ कैंडल्स बनने के बाद हमें चार्ट पर एक लंबी ग्रीन मारुबोजू कैंडल दिखती है। ये कैंडल चार्ट पर हमें बताती है कि अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी ये है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट्स में बायर्स स्ट्रांगली जीत चुके हैं। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, इसीलिए हमने ट्रेड में एंटर किया। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए एक बीए और फिर आपको यह नज़ारा देखने को मिलेगा। यह स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है और हर एक ब्रेकआउट फेज पर प्रॉफिट दे रहा है। पिछले 4 बार कंटिन्यूअस ब्रेकआउट पर इसने प्रॉफिट दिया है और फिर से ब्रेकआउट का सीनारियो यहां पर बन रहा है। अभी लास्ट कैंडल मारुबोजू कैंडल बनकर तैयार हुई है। अब हमें इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा। फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेयरिश कैंडल होती है और इस कैंडल में कोई भी विक नहीं रहता है या फिर ना के बराबर होता है, यानी कि वह नेग्लिजिबल होता है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर बराबर में होती है और कैंडल की क्लोजिंग उसी कैंडल के लो के बहुत पास या फिर कैंडल के लो के बराबर में होती है। और यही कारण है कि इस कैंडल की विक दिखाई नहीं देती। इस कैंडल से हमें मार्केट की बेरिशनेस का पता चलता है। यह हमें एक संकेत देती है कि इस समय मार्केट में बायर्स कमजोर हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने, जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर, तो यह हमारे लिए एक बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यह कैंडल बेरिश मार्केट का सबसे स्ट्रांग सिग्नल होता है। ऐसे कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट होना चाहिए। हम इसे लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर हमें एक स्ट्रांग बेरिश मारुबोजू कैंडल दिखती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सिंपली हम इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तब हम सेल साइड एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर। ध्यान रखें, सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहां पर नहीं दिखे तब तक आप ट्रेड में एंट्री करने की मत सोचें, क्योंकि रैंडम मारुबोजू कहीं पर भी बन सकता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो यह हमारे लिए एक हाई विन रेट वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। अब कौन कौन से स्टॉक्स में यह कैंडलस्टिक बनकर तैयार हो चुकी है, इसे पता करने के लिए हम स्टॉक एज ऐप में स्कैन्स ऑप्शन को सेलेक्ट करके कैंडलस्टिक स्कैन के अंदर बेरिश स्कैन में जाकर ब्लैक मारुबोजू को क्लिक करेंगे। अमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और यह हमें संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम पर बनती है।
और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी है कि ये कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटिमेंट होने के कारण और सेलर्स का मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है। लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो ये बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बहुत जरूरत होगी। अगर यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो यह बाय पोजीशन में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में हैमर कैंडल बन चुकी है। इसके लिए कैंडल स्टिक स्कैन में बुलिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन हैमर का आएगा, उस पर क्लिक करना है। याद करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की अपर वीक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। यह कैंडल मार्केट में अपट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद यह बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल का रंग ज्यादा मायने नहीं रखता है। कैंडल की लोअर वीक जितनी बड़ी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की लो को हमें मार्क करना है और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन पैटर्न की कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस होगा। कौन कौन से स्टॉक्स में यह पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है, इसे जानने के लिए आपको स्टॉकीज ऐप में बेरिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है और फिर हैंगिंग मैन स्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। यह पैटर्न भी बॉटम में बनता है और हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ लंबा वीक होता है। अगर यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है तो यह हमें बाय करने का एक अच्छा अवसर दे सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम बाय की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। इसके लिए फिर से हम स्टॉक एज ऐप का उपयोग करेंगे। बुलिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करके इन्वर्टेड हैमर का चयन करेंगे। इससे हमें उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां पैटर्न्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग सेटअप और भी मजबूत हो सके। 6th नंबर पर हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहले हम इस कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं। यह कैंडल हैंगिंग मैन पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट दिखता है। यह एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होती है और फिर प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने लगती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना या फिर उससे ज्यादा होती है। लोअर विक ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर विक होगी यह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा। कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है कि कैंडल की अपर विक कितनी लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, यानी कि बायर्स मजबूत रहते हैं। लेकिन यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले तो स्ट्रांग थे, लेकिन सेलर्स ने मजबूती से बायर्स को हरा दिया और प्राइस को फिर से वापस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग समझने में दिक्कत हो रही है? चिंता ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया।
इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर होनी चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल की लो को ब्रेक करती है, तब हम ट्रेड में सेल साइड एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम ट्रेल करते जाएंगे। आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में शूटिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न आज फॉर्म हो चुका है। ये जानने के लिए, क्योंकि कैंडल बेरिश रिवर्सल है, एन पर क्लिक कर डोजी कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स को ये कैंडलिस्टिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोजी कैंडलिस्टिक पैटर्न तब बनता है जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस लेवल पर हो जाए, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं जाकर क्लोज हुई। कैंडल की अपर विक और लोअर विक साइज में वेरी कर सकती है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यह दोनों इक्वल होंगी। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की ताकत है। मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की ताकत है, मतलब बायर्स और सेलर्स न तो कोई हार रहा है और न ही कोई जीत रहा है, दोनों में बराबर ताकत है। इसलिए प्राइस जहां से ओपन हुई थी ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन फिर वहीं अंत में जाकर बंद हुई। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कैंडल को इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। सिंपल भाषा में समझें, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर एक इंडिसीजन कैंडल यानी कि दोजी कैंडल बनती है। इसे डिकोड करने की कोशिश करें। प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब बायर्स मजबूत थे और सेलर्स कमजोर थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों बराबर हो गए, बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो गई। सोचें, अगर ऐसा सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आए और अगली कैंडल दोजी कैंडल की लो को ब्रेक कर दे, तो यहां से हमें डाउनसाइड की रैली दिख सकती है। लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड में डाउनसाइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस दोजी कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यह पहली सिचुएशन हुई। यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है। इस सिचुएशन में प्राइस अगर कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे, तो यहां से अपसाइड की भी एक रैली देखने को मिल सकती है। सिंपली आप ये समझें कि दोजी कैंडल इंडिकेटर होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब यहां से रिवर्सल के चांसेस अधिक हैं। इस कैंडल की विक की लंबाई के हिसाब से दोजी पैटर्न्स चार तरह के हो सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डोजी। ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। इसका स्ट्रक्चर प्लस या क्रॉस साइन जैसा होता है। दूसरा है लॉन्ग लेगेड डोजी। इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक पहले वाली कैंडल से ज्यादा लंबी होती हैं। तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की लोअर विक लंबी होती है और अपर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फाबेट टी के आकार का होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न है, जो हमें संकेत देता है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जा सकती है। लास्ट टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई के जस्ट ऑपोजिट है। इसकी अपर विक लंबी होती है और लोअर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। ये कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न है, जो हमें संकेत देती है कि प्राइस अब इस कैंडल के बनने के बाद यहां। स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज बेसिक से एडवांस एपिसोड 5 में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कैंडल्स के बेसिक्स और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाली सभी कैंडल्स के बारे में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए हर एक बिगिनर ट्रेडर को कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स ही आपको उस समय चार्ट्स पर चल रहे बिहेवियर, इमोशन और साइकोलॉजी की पूरी जानकारी देती हैं। लेकिन हर किसी को इन्हें रीड करना नहीं आता और ऐसे लोग मार्केट में रैंडम डिसीजन लेकर ट्रेड करते हैं और लॉस हो जाता है। इसलिए आप सभी नए ट्रेडर्स के लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक को पहचान कर ट्रेड में एंट्री करना यह बहुत स्टूपिड ट्रेडर की निशानी होती है। जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को नहीं जोड़ेंगे,
सपोर्ट पैटर्न। पहले बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की। पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह कैंडल हमें संकेत देती है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। पैटर्न की पहली कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है जो कि मार्केट में पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। इसके ठीक बाद अगली कैंडल एक स्ट्रैंग ग्रीन कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग नीचे होती है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर होती है। अगर चार्ट्स में दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो यह माना जाता है कि बायर्स स्ट्रांग हैं और अधिक क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। यह कैंडल संकेत देती है ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में भागने वाले हैं, लेकिन आपको कब पता चलेगा? और बायर्स के बीच बायर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं और प्राइस यहां से ऊपर जाने वाली है। चूंकि यह बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस ट्रेड को करने के लिए यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होनी चाहिए। ट्रेड में एंट्री के लिए दूसरी कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और पहला टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। इस कैंडल का जस्ट ऑपोजिट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यह कैंडल चार्ट्स के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है। पैटर्न की दूसरी कैंडल एक स्ट्रैंग बेरिश रेड कैंडल होती है जो कि साइज में पहली कैंडल से छोटी होती है। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% के नीचे होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो यह माना जाता है कि सेलर्स मार्केट में एग्रेसिवली इंटर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम दूसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब भी अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल साइड ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया पर होगा। यह था 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत कुल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर होने वाला है जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं।